टीम का चयन होगा तो फिर वो मिलकर ही होगा। और ऐसा तो नहीं है कि नितिन नबीन की जो भी प्राथमिकताएं होंगी या मान के चलिए कि उनकी टीम में उसको सिरे से खारिज कर दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल नहीं किया जाएगा सिरे से खारिज, लेकिन मैं एक जो संदेश की बात कर रहा हूं, पिछले लगभग 2 दशक से मैं सुन रहा हूं। हर जैसे आप अखिलेश यादव यूथ के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कब्जा किया गया है पूरे देश ने देखा, लेकिन एक यूथ चेहरा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आया, चुनाव हारते चले गए। उसकी समीक्षा समाजवादी पार्टी ने आज तक नहीं की, क्योंकि और वही कांग्रेस में हो रहा है कि आप समीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो 2019 में जो आरोप लगाए, आज 2025 में हम बैठे हैं, 26 में, आज तक उन आरोपों की समीक्षा नहीं हुई। आप वो सत्य स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जो निश्चित तौर से धरातल पर हैं। क्या मैं वही कह रहा हूं, क्या नितिन जी के सामने ये रहेगा? नितिन जी क्या वो यूथ की टीम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? और क्या राष्ट्रीय नेतृत्व एक यूथ की टीम बना करके देश के सामने एक अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन जो कार्यकारिणी उनकी रहेगी, जो प्रदेश अध्यक्ष आप देखिए, एक सांसद केंद्रीय मंत्री प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक विधायक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उम्र का भी तकाजा देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बड़े हैं उम्र में, उनका अनुभव ज्यादा है, और आप सांसद भी हैं। तो क्या वो जो समन्वय होगा, वो समन्वय स्थापित नई टीम में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ये ट्रांजिशन के साथ शाजिया वो समन्वय कैसा देखने को मिलेगा? क्योंकि बड़े दिनों से चर्चा चल रही है मीडिया के हलकों में भी कि अब नितिन नबीन औपचारिक तौर पर जब जिम्मेदारी संभाल लेंगे, और जैसा कि वो कर भी चुके हैं, तो बड़े बदलाव बीजेपी के अंदर भी देखने को मिलेंगे। जाहिर बात है, क्योंकि आपका जो बड़ा चुनौती या चैलेंज है, सबसे पहले बंगाल है बिहार के बाद, फिर उसके बाद आपके बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने हैं। साउथ के 2 राज्य हैं, तमिलनाडु केरल, वहां पर चुनाव होने हैं। उत्तराखंड में अगले साल, उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। तो क्या उनके पास वो आजादी होगी जो कह रहे हैं अभी कौशिक साहब, कि अपने हिसाब से अपनी टीम को तैयार करें जिसका इंपैक्ट ऑन ग्राउंड दिखे? वो फ्रीडम नितिन नबीन को मिल पाएगी क्या? देखिए, जब उनको अध्यक्ष वो बिना किसी ऑपोजिशन के अभी हमारे अध्यक्ष हैं और खुद प्रधानमंत्री उनको कह रहे हैं बतौर कार्यकर्ता वो उनके बॉस हैं, तो आपको लगता है कि वो अपनी टीम नहीं बना पाएंगे? अभी भी आपने सुना, जितने भी बाकी आपके पैनलिस्ट हैं जो उनका काम जाहिर है भाजपा के खिलाफ बोलना है, पॉलिटिकल पैनलिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा? नड्डा जी भी रबर स्टैंप थे। भाई, अगर ऐसा रबर स्टैंप हो जो 20 राज्य दिलवा देता हो, तो भैया सबको मुबारक, आप तो दुआ कीजिए, आपके पास नहीं रबर स्टैंप। आपने तो अपने प्रधानमंत्री को भी रबर स्टैंप बना दिया था। अध्यक्ष तो छोड़िए, आप बेचारे खड़गे जी को हालत है, सब देख रहे हैं। मैं अभी बोलूं कि बाद में बोलूं? वो बेचारे पूछते हैं 20 बार, तो ये तो अध्यक्ष हाल है, ऐसे बॉस हैं, कमाल है। पर वो छोड़िए, जब इनके प्रधानमंत्री को उन्होंने रबर स्टैंप बना दिया था, और वो तो छोड़िए, सारे कैबिनेट मिनिस्टर का काम था सिर्फ पैसा कमाओ, क्योंकि चला कौन रहा था? एनएसी, अरुणा रॉय उनकी टीम। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, जो मिनिस्टर्स नहीं थे उनका काम था पैसे कमाना, और एनएसी चला रही थी देश को। तो इनके दौरान, इनके कार्यकाल के दौरान क्या कुछ हुआ है, वो जाहिर है आप लोग परेशान होंगे, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते ऐसा संभव है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक ऐसा कार्यकर्ता जो अपने को अदना सिपाही कहता है, जो लगातार इतने सालों साल एमएलए बनने के बाद आज इसको नया नेतृत्व दिया जा रहा है, और उसके साथ साथ एक युवा शक्ति को सलाम किया जा रहा है। आप जानते हैं हमारे देश के डेमोग्राफिक्स क्या हैं? आप जानते हैं कितने मिलेनियल्स हमारे इसमें फोल्ड में हैं? अब तो आप जेन जी को भी देखिए आप, तो आपको लगता नहीं है कि उस ऐसे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला उसी एज से हो, उसी एज ग्रुप से हो? और ये बात आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है जो सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्ष से, उन्हीं सवालों का कि वो इसकी समीक्षा करें। The very fact that they have to ask this question, सोच where they're living। आपकी ये हालत इसीलिए हुई है क्योंकि इसी तरह से पुराने ढर्रे पर आप लोग की विचारधारा अभी भी कायम है। ठीक है, आप निकलिए से। ये जो दिमाग के अंदर ये काल कोठरी में बैठे हैं ना, वहां जंगले हो गए हैं, वहां स्पाइडर वेब्स हैं। आप देखिए वहां पे क्या हो रहा है, मकर जाल है पूरा। निकालिए, नई रोशनी में जाइए, ठीक है, नई दिशा की ओर, नई शक्ति के साथ, नई ऊर्जा की तरफ, तब समझ पाएंगे। सवाल नहीं पूछेंगे आप। सुब्रान जी जवाब देंगे, क्योंकि ये बात तो है सर, बड़ी हिम्मत चाहिए अगर आपको इतना बड़ा एक ट्रांजिशन करना हो। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मन में चाहत हो सकती है, लेकिन फिर भी एकमत आकर इतना बड़ा ट्रांजिशन भविष्य की राजनीति
2047 की बात सिर्फ नहीं है, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि आज 45 के नितिन नबीन है, तो जब 47 के विजन की बात बीजेपी करती है तब उनकी उम्र उस वक्त भी वो कड़े फैसले लेने वाली रहेगी, वो एक अध्यक्षता देने वाली रहेगी। जब वो आज से शुरू करेंगे और सीखते सीखते तब तक वो अनुभव भी उनके पास होगा, तब भी तो चुनौती रहेगी कांग्रेस के लिए। अनम्यूट करेंगे सुब्रांश जी। सुब्रांश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट प्लीज करेंगे। मैंने कहा पूर्णिमा मिश्रा जी द सुपर बॉस, साजिया इल्मी जी ने आरोप लगाया है तो मैं उस पर थोड़ा गंभीरता से जवाब देना चाहूंगा। रिक्वेस्ट है प्लीज बीच में मत बोलिएगा। ठीक है, मैं 1 मिनट का टाइमर सुब्रांश जी रख देती हूँ अनइंटरप्टेड, बोलिएगा। मैडम 4 मिनट हमने इनको सुना, आप मेरे लिए 1 मिनट रख रही है। सर क्या करूं, ब्रेक का भी समय है, मजबूरी है मेरी भी। ठीक है, it's okay, चलेगा चलेगा चलेगा। बोलिए। इन्होंने सबसे पहले जिक्र किया रबड़ स्टैंप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब इस देश में प्रधानमंत्री थे मैडम, तो हम अमेरिका को घुटनों पे ला चुके थे। इस देश में 60 रुपए लीटर का डीजल पेट्रोल और 60 रुपए का डॉलर मिलता था। और मजाल नहीं है कि अमेरिका जैसा कोई देश या ट्रंप आकर हमको धमकी दे जाए। तो ये सो कॉल्ड हवाई 56 इंच का जो छाती है उसकी हवा निकल गई थी। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने जिक्र किया, एक और मित्र थे ये रामविलास पासवान चिराग जी की पार्टी से, ये शायद भूल गए हैं कि सम्मान क्या प्रतिभूति होती है। रामविलास पासवान जी इसकी जब पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने उनके चाचा को हैंडओवर करी थी, चिराग के चाचा को, तो रामविलास जी का पूरा सामान 12 जनपद के बाहर फेंक दिया गया था। काहे बात के अनुमान और काहे बात के भक्त बने हो जी। और तीसरी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये जो बार बार चुनाव जीतने की बात कर रही हैं, बिल्कुल नड्डा जी ने चुनाव जीता है मैडम, साधुवाद, आपको बधाई। लेकिन उस चुनाव के मुख्य कलाकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ज्ञानेश गुप्ता को आप बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर ये लोग आपकी जिंदगी से हटा दिए जाएंगे तो आप ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं जीत ठीक है पाएंगे। कटियार साहब, लेकिन जो बातें सुब्रांश जी कह रहे हैं अब आप उनको टच नहीं कर पाएंगे, बड़ी टची हो जाएगी, क्योंकि फिर अखिलेश यादव जी याद आ जाएंगे, अकेले साइकिल लेकर निकल पड़े थे। नहीं, मैं बिल्कुल उस तरीके की बात नहीं। अभी जैसे कौशिक साहब ने कहा कि चुनाव समाजवादी पार्टी हार रही है, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी पूर्णिमा जी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी अगर आज बैसाखी पे खड़ी है तो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की वजह से है। लेकिन अगर आप इससे भी हार कहें तो हम इस हार को मान लेते हैं। लेकिन इतनी जनता ने उनको ताकत दी है और ये मजबूत नेतृत्व है। 2022 में उन्हें जितने समाजवादी पार्टी को वोट मिले उतने वोट सपा को कभी नहीं मिले। लेकिन हम उस बात को भी मान लेते हैं, हम ये बात जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आज दाग है, ये पूंजीपतियों की पार्टी, आज 40% लगभग आधी संपत्ति भारत के 1% पूंजीपतियों के हाथ में चली गई है। क्या इसमें नितिन नवीन साहब कुछ कर पाएंगे? इस देश में जो गरीबों की पार्टी नहीं है, किसानों की पार्टी नहीं है, दलित पिछड़ों की पार्टी नहीं, पूंजीपतियों की चुंगल में देश चला गया है, चंद लोगों का कब्जा हो गया है। बहुत सारे सवाल है। नितिन नवीन साहब अगर उससे निकाल के इस पार्टी को रास्ते ले आ पाएंगे तो मुझे